हेलो एस्पिरेंट टू ऑल ऑफ यू। आज से आपकी सोशियोलॉजी की क्लासें ली जा रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी समाज शास्त्र की क्लासेस आज से। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पेज है, इसमें है सोशियोलॉजी का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो जैसे इसमें बताया गया है कि पहले समाजशास्त्र के उद्भव के मूल में 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं दिया गया है सोशियोलॉजी के बारे में, बस यही बताया गया है कि 18वीं सदी में यूरोप में सबसे पहले समाजशास्त्र जो शब्द था उसका उद्भव हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में बताया गया है कि एक अलग रूप से समाजशास्त्र जो शब्द था 19वीं शताब्दी में लिया गया यूरोप में। तो आगे है आपका कि यूरोप यूरोप में उस समय फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियां जो थी हो रही थी, ठीक है। और उसके साथ साथ ही आपका समाजशास्त्र जो शब्द था ये भी आपका उदय हुआ था जब यूरोप में फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियां आपकी हो रही थी। तो आगे तो इसमें और कुछ भी नहीं है। पुनः जागरण के बारे में दिया गया है कि पुनः जागरण यूरोप में हुआ था 14वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। अब है कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी विचारक थे आपके अगस्त कॉम्टे, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र जो शब्द था आपका सबसे पहले किसने दिया, ये दिया है आपका अगस्त कॉम्टे ने 1838 में। उन्होंने अपनी पॉजिटिव फिलोसफी के रूप में 1838 में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द को एक अलग विज्ञान के रूप में एक अलग शब्द दिया आपका। किसने? अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, आगे है। तो जो आपके कॉम्ट थे, अगस्त कॉम्ट, वो पहले जो आपकी सोशलॉजी शब्द था इसको सोशलॉजी शब्द ना देके वो सोशल फिजिक्स नाम रखना चाहते थे। ठीक है, अगस्त कॉम्टे इसका क्या नाम रखना चाहते थे? सोशल फिजिक्स। पर क्या हुआ कि जो बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेल क्वेटेल्ट द्वारा इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख में वर्ष 1835 में किया गया था। तो अगस्त कॉम्टे क्या नाम रखना चाहते थे सोशलॉजी का? सोशल फिजिक्स। पर उन्होंने देखा कि बेल्जियम के जो एक विद्वान थे उन्होंने पहले ही सोशलॉजी शब्द अपने किसी एक लेख में 1835 में किसी एक लेख को उन्होंने दे दिया था। तो आगे देखिए अब क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अगस्त कामते इसे सोशलॉजी फिजिक्स शब्द ना दे पाए तो उसके बाद एक जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने उन्हें कहा कि सोशलॉजी के स्थान पर आप इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करें। इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए उनको कहा कि आप इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करो। सोशलॉजी, अगर आपने सोशल फिजिक्स नहीं रखा नाम उन्होंने, तो सोशलॉजी को उन्होंने इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो सर्वप्रथम वर्ष 1838 में नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम देने के कारण अगस्त कॉम्टो समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर देंगे कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। तो चलिए, ये तो आपका एक भूमिका टाइप था, मतलब बता दिया आपको कि सोशलॉजी शब्द क्या था, कहाँ से लिया गया है और किसने ये शब्द दिया है। आगे आपका है कि मीनिंग क्या है सोशलॉजी का। तो अब देखिए, मीनिंग, सोशलॉजी का मीनिंग है, सोशलॉजी शब्द जो है आपका, ये अंग्रेजी का समाजशास्त्र शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द है आपका सोशियस, जो लेटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लेटिन भाषा से। और दूसरा शब्द है आपका लोगोस, जो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सोशियस शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है और आपका लोगोस शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सोशियस जो है आपका वो लेटिन भाषा से लिया गया है और जो लोगोस शब्द है आपका वो आपका लिया गया है ग्रीक भाषा से। तो जिसमें जो सोशियस शब्द है उसका अर्थ है आपका समाज,
समाज अर्थ है सोशियस का और लोगस का अर्थ है आपका शास्त्र। तो इस प्रकार सोशियोलॉजी का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। ठीक है। इसके बाद मिल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी सोशियोलॉजी को दो विभिन्न भाषाओं की अभेद संतान कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सोशियोलॉजी को किसने अभेद संतान कहा है, तो आपका आंसर आ सकता है इसमें मिल। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं दी गई हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो पहली जैसी परिभाषा दी गई है, बोर्ड ने दी है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, कि सोशियोलॉजी क्या है? एक समाज का विज्ञान है। उसके बाद आपकी गिडिंग्स ने दिया है समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब समाज शास्त्र वो है जिसमें हम समाज के वैज्ञानिक तरीकों का अध्ययन करते हैं। ओडम ने बोला है कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। मतलब हमारे आसपास जो सोसाइटी है उस समाज का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? ओडम ने कहा है। उसके बाद आता है आपका मैकाइवर तथा पेज। तो मैकाइवर तथा पेज ने कहा है समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि बार बार आपको समाज शास्त्र में समाज की बात की गई है। समाज और समाज शास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा दी आपकी मैकाइवर और पेज ने। उसके आगे है आपका मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन है। सामाजिक संबंधों और कृत्यों से आपका अभिप्राय है कि जैसे हम समाज में रहते हुए कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या क्या समाज में रहते हुए हमें किन किन किसी भी चीज की क्या आवश्यकता है, कैसे हमें किसी के साथ रिलेशन बना के रहना है, वो मैक्स वेबर ने बताया है कि सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन किस प्रकार से हम समाज में रहते हुए कर सकते हैं। आगे है बॉर्नविज ने क्या कहा है? सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। आगे दिया है ऑर्नोल्ड और प्रोज ने समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, ऑर्नोल्ड और रोज ने कहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। अब जरूरी नहीं है इसमें आपने सारी आपकी जो डेफिनेशंस है, ये परिभाषाएं दी हुई हैं, सारी आपको लर्न करनी है। इसमें जैसे जॉनसन ने दी है, जॉनसन की है, मैक्स वेबर की है, और आपकी है ऊपर करवाई है आपकी गिडिंग्स की और वॉर्ड की। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। जॉनसन की है, जॉनसन ने क्या कहा है आपका कि समाज सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंत क्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। समाज में रहते हुए हम किस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, उन सभी का मेल जोल एक साथ कैसे इकट्ठी होती है, उन सब का अध्ययन करना ही आपका क्या है? सामाजिक समूह का विज्ञान है। ये जॉनसन ने कहा है। जॉर्ज सिमेल की आपको करनी है, गिन्स वर्क की करनी है, गिलिन और गिलिन की करनी है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़नी है, सारी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो जॉनसन ने क्या कहा है इसमें कि समाज क्या है? सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतक्रियाओं का ही एक व्यवस्था है। आगे है जॉर्ज सिमेल ने कहा है समाज शास्त्र मानवीय अंत संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मतलब वही बात है, बार बार समाज के बारे में ही बोला गया है सबने, समाज में क्या क्या और किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। आगे है समाज शास्त्र। गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंत क्रियाओं और अंत संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। सोरोनिक ने कहा है आपकी सोरोकिन ने समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके संबंधों का सामान्य विज्ञान है।
आगे लास्ट है आपकी, गिलिन और गिलिन ने कहा है कि समाज शास्त्र क्या है, व्यक्ति को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंत क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिलिन ने क्या कहा है कि समाज में रहते हुए जब हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, उस संपर्क स्थापित करने से हम दूसरों की जरूरतों को, अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत सी अपनी क्रियाओं को, अवस्थाओं को जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उन सब का क्या है, समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ये आपका गिलिन और गिलिन ने कहा है। तो ये आपकी परिभाषाएं थी। आगे है आपकी परिभाषाओं के बाद आपका आता है नेक्स्ट जो पेज है आपका, इसमें है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, कि समाज शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है आगे वो है आपका। इसमें बताया गया है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु में समाज शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपकी गिन्सबर्ग ने निम्नलिखित से 4 भागों में बांटा है समाज शास्त्र को। पहला है आपका सामाजिक समाज शास्त्र, स्वरूप शास्त्र, दूसरा है आपका सामाजिक नियंत्रण, तीसरा है आपका सामाजिक प्रक्रियाएं और चौथा है आपका सामाजिक व्याधिकी। तो जो फर्स्ट है आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी जिसे कहा जाता है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है। ये जो समाज शास्त्र है आपका, ये समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है, मतलब समाज में जो बाहरी रूप से जो जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताया गया है इसमें। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों और संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र में क्या है आपका, समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है ये आपकी, जिसमें जनसंख्या के गुण आकार के बारे में बताया गया है, सामाजिक ढांचे का निर्माण किस प्रकार से होता है और समूह और संस्थाओं का अध्ययन इसमें बताया गया है। सेकंड जो है आपका, इसमें है आपका सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। अब इसमें क्या आता है आपका कि समाज में रहते हुए जीवन को व्यवस्थित और नियंत्रित बनाए रखने के लिए जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, उन सब विषयों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें है जैसे प्रथा, परंपराएं, जन रीति, कानून, धर्म, नैतिकता और फैशन। मतलब एक समाज में रहते हुए हमें किन किन विषयों के बारे में बताया जाता है और हम उनका अध्ययन करते हैं, उन सब विषयों के बारे में इसमें बताया गया है सामाजिक नियंत्रण में। उसके बाद आपका आता है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। अब इसमें क्या बताया गया है आपका कि इसमें उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक समूह से दूसरे समूह में जो विषय और संबंध पाए जाते हैं, उन सब की चर्चा किसमें की गई है, सामाजिक प्रक्रियाओं में। जैसे आपका सहयोग, सहयोग आएगा इसमें, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा आदि, ये आएगा आपका सोशल प्रोसेस में। तो आपका जो गिन्सबर्ग ने दिए हैं सामाजिक प्रकार जो बताया, उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। इसमें से जो आपका चौथा प्रकार है सामाजिक व्याधिकी, इसमें गिन्सबर्ग ने कहा है कि यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, समाज की विकटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, कि समाज में रहते हुए ही समाज में किन किन, कौन कौन सी दशाएं विकटित होती हैं, मतलब कौन कौन सी आपकी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे अपराध भी होता है, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन और इसी प्रकार की अनेक दूसरी समस्याएं भी हैं जो समाज में देखी जाती हैं। तो ये थी गिन्सबर्ग की समाजशास्त्र की विषय वस्तु, की उन्होंने समाजशास्त्र को किस प्रकार से अलग अलग रूपों में वर्णन किया है।
इसके बाद आपका गिन्सबर्ग के बाद आपका दुर्खिम है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 प्रकार से विभाजित किया है। गिन्सबर्ग गिन्सबर्ग ने तो 4 प्रकार से विभाजित किया था। अब दुर्खिम जो आपके वैज्ञानिक है, विद्वान हैं, उन्होंने विषय वस्तु को समाजशास्त्र की 3 प्रकार से विभाजित किया था। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या शामिल किया कि जीवन भर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव और सामाजिक संगठन से उसका संबंध, जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न स्थानों व जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। गिन्सबर्ग ने जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र में सबसे पहले अध्ययन किया था, उन्होंने जनसंख्या के गुण का, आकार का, सामाजिक ढांचे का और किस प्रकार से सामाजिक ढांचों का और समूहों का निर्माण किया जाता है। उसी तरह दुर्खिम ने किया था जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, उन सब का अध्ययन किसने किया? दुर्खिम ने किया। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों की विषय वस्तु में। गिन्सबर्ग और दुर्खिम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो अलग अलग प्रकार से इन्होंने विभाजित की है, उसमें दोनों में एक ही प्रकार से दिया है। उन्होंने भी जनसंख्या के बारे में वहां बताया था, इन्होंने भी जनसंख्या का वितरण, घनत्व और अध्ययन के बारे में बताया। तो जो दुर्खिम का दूसरा विषय वस्तु है वो है सामाजिक शरीर शास्त्र। इस शाखा के अंतर्गत उन विषयों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने, उसे समझने के लिए आवश्यक है, जैसे कानून, धर्म, भाषा, पारिवारिक जीवन आदि। अब है सामाजिक समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। यह समाजशास्त्र की वह विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कार्य सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करना और उन सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दुर्खिम ने और गिन्सबर्ग ने अपनी विषय वस्तु को अलग अलग रूप से विभाजित किया है, जिसमें दुर्खिम ने 4 प्रकार बताए हैं विषय वस्तु के, 3 प्रकार बताए हैं सॉरी, और गिन्सबर्ग ने आपके बताए हैं 4 प्रकार विषय वस्तु के। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। गिन्सबर्ग, दुर्खिम और आगे आते हैं आपके मैनहीम। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया। तो पहले 4, 3 और 2। ये आपको पता होना चाहिए कि दुर्खिम ने कितने प्रकार बताए हैं, गिन्सबर्ग ने और मैनहीन ने। तो मैनहीन ने जो प्रकार बताए हैं वो आपके फर्स्ट है व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र में क्या है कि यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करना, मतलब समाज में हम किस प्रकार से व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और किस प्रकार के समाज में हम से संबंधित है, वो मिलजुल कर रहते हुए किस प्रकार से समाज में से संबंधित है, ये मैनहीन ने बताया है। दूसरा है आपका ऐतिहासिक समाजशास्त्र, जिसे इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम तो आपका है तुलनात्मक समाजशास्त्र और तृतीय है सामाजिक गत्यात्मक। जो तुलनात्मक समाजशास्त्र है उसमें सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है मैनहीन, जबकि सामाजिक गत्यात्मक शाखा में जो एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों और संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। तो मैनहीन ने अपने 2 प्रकार से विषय वस्तु को विभाजित किया है, दुर्खिम ने 3 प्रकार से और गिब्सन ने 4 प्रकार से। तो ये आपकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु थी। अब चलिए आगे देखते हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप क्या क्या है समाजशास्त्र के। तो स्कोप जो है वो आपको, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वरूप स्वरूपात्मक संप्रदाय और है सम्य सम्मेलनात्मक संप्रदाय। तो फर्स्ट है आपका फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल। अब इसमें जॉर्ज सिमेल के साथ और भी समर्थक थे, वीरकान, बोनविस,
मैक्स वेबर, टोनीज, इन सब ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में बताया है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में क्या है? इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इन विद्वानों की क्या मान्यता थी कि अन्य समाज विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र या विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बताया गया है? ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये किस किसने दिए हैं? जॉर्ज सिमेल ने तो दिए ही हैं, उसके साथ और समर्थक थे वीरखान, वॉनविस, मैक्सवेल और टोनीज। ठीक है, और इसमें समाजशास्त्र के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक स्कूल्स। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोनिक, दुर्खिम, होबहाउस और गिन्सबर्ग थे। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते थे। सामान्य विज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है कि ये समाज की कुल विशेष दशाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इनका कार्य संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें किसी एक संप्रदाय या समाज का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलते हैं और सभी सामान्य और असामान्य विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये था आपका कि समाजशास्त्र का क्षेत्र किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की कुछ प्रमुख सीमाएं भी हैं। प्रमुख सीमाएं, ठीक है, तो ये सीमाएं क्या क्या हैं? पहली सीमा में बताया गया है कि समाजशास्त्र मानव समाज की एक आधारभूत विशेषता है। मतलब क्या है कि ना कि पशु समाज की आधारभूत विशेषता है। तो इसमें बताया गया है कि मानव समाज की आधारभूत विशेषता है, ये पशु समाज की विशेषता नहीं है समाजशास्त्र। सेकंड जो है आपका, समाजशास्त्र किसी विशेष समाज की विशिष्ट दशाओं का अध्ययन न करके, वही जो आपका सिंथेटिक स्कूल्स में दुर्खिम और सोरोनिक और होब्स ने बताया था कि समाजशास्त्र में किसी एक समाज का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें सामान्य विशेषताओं और सामान्य नियमों का अध्ययन करना और विशिष्ट और सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का मुख्य विशेषता है। ठीक है, समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का नहीं। ठीक है, आगे है आपका समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इनका अपना पृथक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। ये क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, इसका कल्पना, दर्शन या आदर्श से कोई संबंध नहीं है। ये कल्पना और दर्शन और आदर्श आपके फिलोसफी से रिलेटेड होते हैं, पर समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी में इसका कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता। ये इसका एक ये पृथक दृष्टिकोण है। तो आगे है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र की प्रकृति में क्या बताया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है आपकी दो पक्षों पर आधारित है। प्रथम जो आपका पक्ष है वो क्या कहता है कि समाजशास्त्र का को कुछ लोग या कुछ विद्वान विज्ञान मानते हैं, और कुछ का मानना है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। मतलब कुछ तो ये मानते हैं विद्वान की समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान पद्धति है, और कुछ ये मानते हैं कि ये विज्ञान विज्ञान की पद्धति नहीं है। तो समाजशास्त्र के विज्ञान मानने वाले विचारकों का मत क्या है? तो पहला है आपका समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। जो विज्ञान मानते हैं उनका क्या मानना है कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें क्या है, समाजशास्त्र में अवलोकन और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों और वर्गीकरण का विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है, क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है, पर क्या है समाजशास्त्र में इसका उल्लेख किया जाता है। इसमें कार्य करने के संबंधों की विवेचना की जाती है।
सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, फिर उन सिद्धांतों की क्या की जाती है, पुनः परीक्षा। मतलब सिद्धांत एक वैज्ञानिक पद्धति में तो यही होता है ना कि आप एक तरह से डाटा एकत्रित करते हैं, फिर उस डाटा को अगर वो सही नहीं है तो उसको फिर दोबारा से उसकी पुनः परीक्षा करते हैं। तो एक वैज्ञानिक पद्धति जो है, जो मानते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति है, उन विद्वानों का ये मत है कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसमें जो सिद्धांत आपके इकट्ठे किए जाते हैं उनकी पुनः परीक्षा भी की जाती है। सार्वभौमिक सिद्धांत है ये, और इसमें समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति है। आगे जो है, जो वैज्ञानिक मानते थे कि ये विज्ञान पर आधारित है, ये उन्होंने अपने तर्क यहाँ पर अपने मत दिए हैं। और कुछ विद्वानों का मानना था कि ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, तो उनका क्या मानना था कि वैश्विकता का अभाव है इसमें, सामाजिक घटनाओं की जटिलता का अभाव है इसमें, ये गतिशील प्रवृत्ति नहीं है, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है, सामाजिक घटनाओं में जो माप में कठिनाइयां हैं, कार्यकरण संबंध का अभाव है इसमें, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। तो ये जो वैज्ञानिक नहीं मानते थे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ये उनका मत है। तो आगे आपका देखो, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रवृत्ति प्रकृति के रूप में रॉबर्ट जो बीयरस्टेड का क्या मत है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तो ये बीयरस्टेड ने कहा है, उन्होंने अपना मत दिया है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रवृत्ति किस प्रकार से है। अब बीयरस्टेड ने ये भी कहा है कि समाजशास्त्र जो है आपका, वो अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है ये। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, न कि विशेषीकरण विज्ञान। समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने समाजशास्त्र के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आगे समाजशास्त्र का विकास है। इस समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था। प्रारंभिक अवस्था इसकी यूरोप में शुरू हो गई थी, और पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु ने इथिक्स एंड पॉलिटिक्स में समाज विज्ञान से संबंधित विभिन्न समस्या और घटनाओं का विवरण क्या किया है, प्रस्तुत किया है। प्लेटो और अरस्तु के बाद समाज जीवन के अध्ययन और समाजशास्त्र के विकास में सिसरो ने, लुक्रेशियस, सेंट ऑगस्टाइन, मार्कस ऑरेलियस और अनेक विचारकों ने अपने योगदान दिए हैं। मतलब अरस्तु और प्लेटो के अलावा इसमें समाजशास्त्र के विकास में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी क्या दिया है, अपने विचार दिए हैं। भारतीय विचारकों में मनु और कौटिल्य का इसमें योगदान रहा है। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में भारतीय समाज व्यवस्था का, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के काल को मानी जाती है। जो इसकी तृतीय अवस्था है वो कहाँ से, 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इसका काल माना जाता है। और इस काल में क्या था कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन का तर्क और भी बढ़ गया था। थॉमस और दांते ने, थॉमस और दांते, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मानव को एक सामाजिक प्राणी माना है। समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस काल के विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव
दिखाई देने लगा। मतलब थॉमस और दांते जो वैज्ञानिक थे, इस काल में इन्होंने मानव को एक सामाजिक प्राणी माना, और इसी काल में वैज्ञानिकता का क्या प्रभाव दिखाई गया, समाजशास्त्र में दिखाई दिया। उसके बाद आता है आपकी तृतीय अवस्था और 15वीं शताब्दी में माना गया समाजशास्त्र का विकास। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होने लगा। होब्स और लॉक और रूसो द्वारा सामाजिक समझौतों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उसने अपनी पुस्तक यूटोपिया, ये बुक का नाम आता है आपका कि ये बुक किसने लिखी है, यूटोपिया। सर थॉमस मूर ने सामाजिक समस्याओं का निवारण करने, और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जबकि द न्यू साइंस में, आपकी द न्यू साइंस में विको नामक विद्वान ने सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था प्रस्तुत की। ये जो बुक्स के नेम इसमें आ रहे हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है और उसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है आपका। तो इसके बाद आपका आता है समाजशास्त्र के विकास की चतुर अवस्था। अभी तक हमने 3 अवस्थाएं कर ली हैं, और इसका प्रारंभ जो था अगस्त कॉम 1798 से 1857 के समय में माना जाता है। यही समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। तो जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था कौन सी है, चतुर्थ अवस्था है आपकी, जो कि अगस्त कॉम्ट ने दी थी। ठीक है, कॉम्ट ने गुरु सेंट साइमन के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया, और समाज से संबंधित अध्ययन को समाजशास्त्र नाम दिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी चतुर्थ अवस्था। सर्वप्रथम वर्ष 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। कौन से? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र के विकास में गिडिंग्स, समनर, वॉर्ड, पार्क, वर्गेस, सोरोकिन, जिमरमैन, मैकाइवर, ऑगवन, पार्सन्स, मर्टन, यंग, कोजर, रॉस आदि विद्वानों द्वारा विशेष योगदान दिया गया। तो 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया। बस आप इतना याद रखो। उसके बाद क्या है कि फ्रांस में 1889 में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र के विकास में दुर्खिम, टोरडे, लिपले आदि ने विद्वानों ने क्या किए, कार्य किए हैं। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य 1907 में। ये अलग अलग देशों में कब समाजशास्त्र का कार्य शुरू हुआ अध्यापन के लिए बताया गया है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में। ठीक है, और किस किसने और किस वैज्ञानिक ने किया है। जैसे ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर का समाजशास्त्र के विकास में सराहनीय योगदान कहाँ रहा, इंग्लैंड में। जर्मनी में 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में समाजशास्त्र के विकास में टोनिस, वॉनविस, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकांत, सिमेल, इन सब विचारकों ने योगदान दिया था। तो जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, उसी प्रकार से आपका मिस्र में भी 1924 में, स्वीडन में 1947 में समाजशास्त्र के क्या किए गए, विभाग स्थापित किए गए, प्रयोगशालाएं स्थापित की गई समाजशास्त्र की। और भारत में, तो ये है आपका क्वेश्चन सबसे पहले कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर, कौन से स्तर पर, स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ भारत में 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इसके विचारक कौन कौन थे। जबकि 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। अब इसके बाद है कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से वर्ष 1917 में अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये भारत में है, कौन भारत में कब कब और कहाँ हुए भारत में, तो उसके बाद लखनऊ में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत वर्ष 1921 में समाजशास्त्र की मान्यता प्रदान की गई। समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को बनाया गया।
लखनऊ में। प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस के बाद वर्ष 1924 में उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर जी.एस. घुर्गे, ये इम्पोर्टेंट है आपका नाम, जी.एस. घुर्गे को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? जी.एस. घुर्गे को भारत में समाजशास्त्र विषय का प्रणीत करने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में कौन समाजशास्त्र के विषय को सबसे पहले परिभाषित करता है, कौन लेकर आया और किसे विभाग का अध्यक्ष बनाया गया समाजशास्त्र विषय के? तो ये है आपके जी.एस. घुर्गे। तो इन्हें क्या है, भारत के समाजशास्त्र के पिता की उपाधि भी दी गई है जी.एस. घुर्गे को। इसके बाद आपका मैसूर विश्वविद्यालय में है 1923 में स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पर आंध्र विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जबकि पूना विश्वविद्यालय में वर्ष 1930 में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे श्रीमती इरावती कर्वे को बनाया गया। वर्ष 1992 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर घुरे के प्रयास से संभव हुई। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन प्रकाशित किया, इसके प्रथम संप्रदाय भी कौन थे? डॉक्टर घुर्रे ही थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका पॉइंट। और उसके बाद 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में ऑगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, इन सब विचारकों ने, विद्वानों ने क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया समाजशास्त्र में। तो जो आपका समाजशास्त्र का फर्स्ट टॉपिक था, तो उसमें आपके किन किन विचारकों ने क्या क्या बताया गया है, समाजशास्त्र विषय को कहाँ से लिया गया है, शब्द कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले कहाँ इसका प्रयोग हुआ, कहाँ स्नातक स्तर पर हुआ, भारत में, विदेशों में। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जिसमें ये सब बताया गया है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन अगर देखा जाए, आपके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के पर्पज से, पर आएगा आपका एक ही। तो उसके बाद आपका लास्ट में आता है प्रमुख पुस्तकें और लेखक हैं आपके, कि किस विद्वान ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो फर्स्ट है आपकी जैसे डॉक्टर कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप, डॉक्टर कपाड़िया ने लिखी है आपकी। डॉक्टर A.R. देसाई ने लिखी है आपकी रूरल सोशोलॉजिकल इन इंडिया और सेकंड है रूरल इंडियन इन। डॉक्टर A.R. देसाई ने आपकी 2 बुक्स लिखी हैं और डॉक्टर कपाड़िया ने भी आपके 2 बुक्स लिखी हैं। आगे है डॉक्टर मजूमदार, रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी विद T.N. मदान, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज रूरल प्रोफाइल। डॉक्टर मजूमदार की आपकी 5 बुक्स हैं। डॉक्टर गुर्गे की आप बुक्स आपको लर्न पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर डॉक्टर गुर्गे से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो बुक्स का भी आ सकता है। जैसे कास्ट, क्लासेस एंड ऑक्यूपेशन लिखी है इन्होंने, कल्चर एंड सोसाइटी है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन है आपकी। डॉक्टर M.N. श्रीनिवासन ने आपकी लिखी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। सेकंड है आपकी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। फर्स्ट जो आपके थे आपके कपाड़िया, उसमें भी है आपकी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है, वो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है, मैसूर। थर्ड है आपकी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे। फोर्थ है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर S.C. दुबे ने आपकी लिखी है एन इंडियन विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेज और द कमार। डॉक्टर D.P. मुखर्जी बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटी, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था सोशियोलॉजी का। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका
तो आई होप आपको समझ आया हो ये टॉपिक, आपका फर्स्ट टॉपिक जो सोशलॉजी से रिलेटेड था। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं अब। थैंक यू।